Okay, so we are going to start this session now. तो सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में आप लोगों को दे देता हूँ. माय नेम इज दीक्षित मिश्रा and I am basically head of career launcher Haldwani, Rudrapur and Kashipur Center. By education, I am a BTech in mechanical engineering from Pantnagar University, and I am having around 16 years experience in the field of coaching, counseling. ठीक है, तो आज जो ये हम सेशन कर रहे हैं, ठीक है, इस सेशन में हम लोग कल्पना जी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है, बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? ओके, आई थिंक इन्होंने ऑन नहीं किया होगा जिससे वॉइस आती है. वॉइस इज फाइन. ओके, इनको आ गई है, ठीक है. ओके, तो आप लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हो. तो गवर्नमेंट जॉब्स बेसिकली जो आप लोगों को अवेलेबल होती हैं आफ्टर योर ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, ठीक है. आप लोगों को जो ग्रेजुएशन बैकग्राउंड, जो आफ्टर ग्रेजुएशन जो ऑफर होती हैं, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. जब सरकारी नौकरियों की बात करता हूँ, एक वो जॉब्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से होती है और दूसरी जो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से होती है. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मींस जो हमारी केंद्र सरकार है, भारत सरकार है, उसकी जो नौकरियां हैं. और स्टेट गवर्नमेंट मींस जो उत्तराखंड, जैसे अगर हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो उत्तराखंड की जो जॉब्स है, ठीक है. ये कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश में जो जॉब्स आ रही है, ठीक है. अच्छा, बहुत से लोगों ने अपने नाम के बगैर लॉगिन किया हुआ है. हमने उन्हें सिर्फ इसलिए भी अलाउ कर दिया है कि वो दोबारा से जा करके अपने नेम से लॉगिन कर लें या खुद को रीनेम कर लें. 5 मिनट के बाद उन सबको हटा देंगे जिनका नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, ठीक है. तो 5 मिनट्स में दे रहा हूँ, ठीक है. तो शुरुआत करते हैं बैंकिंग के बारे में बात करते हुए आप लोगों से, ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, ठीक. बैंकिंग एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन है और इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है समय से होता है. इसके एग्जाम हर साल होते हैं, ठीक है. समय से रिजल्ट आता है. आज ही सुबह की बात है, हमारा एक बच्चा पीओ में सेलेक्ट हुआ है. उसका रिजल्ट भी हमने शेयर किया अपने फेसबुक आईडी के ऊपर, ठीक है. तो आज ही सुबह की बात है. तो ऐसे कई साल, मतलब साल भर में मैं खुद देखता हूँ कि हमारे 40 to 50 स्टूडेंट बैंक पीओ या बैंक क्लर्क मिनिमम बन जाते हैं. तो बैंकिंग एक काफी अच्छा करियर ऑप्शन है, ठीक है. सैलरी भी सही होती है, काम भी रिस्पेक्टफुल होता है और आने वाले समय में सैलरी बढ़ने वाली भी है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है. तो हम बैंकिंग से बात शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ. तो सबसे पहले इस साल होने वाले एग्जामिनेशन, ठीक है. तो बैंकिंग सेक्टर का जो रिक्रूटमेंट का जो फंडा है, ठीक है, वो मोर और लेस हर साल सेम रहता है. बट आई मीन टू से कि बैंक्स में रिक्रूटमेंट हर साल होते हैं और तकरीबन तकरीबन यही जो कैलेंडर है यही फॉलो होता है, ठीक है. तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन अभी होने वाला है, अभी अब शायद आप में किसी ने भरा हुआ है ना भरा हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अभी वैकेंसीज आई थी जस्ट ये जो कोरोना वाला शुरू हुआ
उससे पहले आई थी, और उसके बाद अभी इनका जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली जून एंड में शेड्यूल था इसी महीने में, लेकिन अभी कोरोना की वजह से आज की न्यूज है ये पोस्टपोन हो गया है। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसीज भी आती है। फिर जो बाकी के जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, जैसे कि केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, तो ये जो सारे के सारे बैंक्स हैं ये भी, अच्छा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने वीडियोज आप ऑफ कर लें, कुछ लोगों की वीडियोज ऑन है तो इससे क्या होता है कि कुछ को नेट पे इशू हो सकता है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, आप खाली वीडियो सुनते रहें, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वैकेंसीज हर साल आती रहती हैं बैंकिंग में, ठीक है, और लोग भी हर साल निकलते रहते हैं, रिजल्ट समय से आता है। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ फॉर एग्जांपल उत्तराखंड गवर्नमेंट से या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, तो बहुत से एग्जाम्स ऐसे हैं जो 2016-17 में हुए हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो कई बार लोगों को इतना लंबा, और वैकेंसीज भी टाइम से नहीं आती है। उत्तराखंड बनने के बाद अभी सिर्फ 3 बार पीसीएस का एग्जामिनेशन हुआ है, लेकिन बैंकिंग में हर साल रिक्रूटमेंट होती है। तो आईपीएस जो संस्था है, जैसे ये कराती है कि एग्जाम आईबीपीएस पीओ के नाम से, ठीक है, जो जितने भी इसके जो पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी इसके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं उनके लिए ये आईपीएस पीओ के नाम से एग्जाम कराती है। ऑफिसर्स के लिए, क्लैरिकल के लिए आईपीएस क्लर्क के नाम से एग्जाम कराती है। और स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, जैसे कोई कुछ आईटी ऑफिसर चाहिए होते हैं तो बीटेक आईटी, बीटेक कंप्यूटर वालों को ले लेते हैं, या एग्रीकल्चर ऑफिसर चाहिए होता है तो एग्रीकल्चर फील्ड के लोगों को ले लेते हैं, या एचआर ऑफिसर चाहिए होता है, राजभाषा अधिकारी चाहिए होता है, तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है। तो ये एग्जाम अक्टूबर दिसंबर के महीने में होते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी कंट्री के जो ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के जो ग्रामीण बैंक हैं, ठीक है, वो सब अपना कंबाइंड एंट्रेंस करवाते हैं जिसको आरआरबी बोला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम भी आईबीपीएस ही करवाता है, ठीक है, ये एग्जाम भी कौन करवाता है, आईबीपीएस करवाता है, ठीक है। तो ये एक टेंटेटिव डेट्स मैंने इसमें डाली हुई है। ये थोड़ा बहुत इस बार क्योंकि 2 साल से कोरोना की डिस्टर्बेंस की वजह से एग्जाम्स थोड़ा सा टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्टर्बेंस चलती रहती है, बट अदरवाइज मोटा मोटा यही कैलेंडर फॉलो होता है, ठीक है। तो अब हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों जाना चाहिए, वाई शुड वी गो फॉर बैंकिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहली बात, फैसिलिटीज हमें क्या मिलती हैं। तो फैसिलिटीज जो हमें मिलती हैं, ठीक है, हाउसिंग फैसिलिटीज, बैंक अपने ऑफिसर्स को हाउसिंग फैसिलिटी देता है, मेडिकल एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज देता है। बैंक के एम्प्लॉयज के लिए जो लोन के रेट है वो काफी कम रहते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर हम लोन ले रहे हैं या कोई बैंक के एम्प्लॉय के लिए, खुद के लिए जो रेट्स होते हैं काफी कम होते हैं। काफी सारे अलाउंसेस मिलते हैं, एलटीसी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, साल में 1 या 2 बार घूमने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जॉब सिक्योरिटी है, किसी भी सरकारी बैंक में जो नौकरी है वो ले ऑफ, मतलब आपको निकाल नहीं सकते, आपकी सैलरी कट नहीं कर सकते। जैसे प्राइवेट सेक्टर में गया, अभी कोरोना की वजह से आप देख रहे हो कि कई लोगों की जॉब जा रही है या लोगों को सैलरी कट फेस करना पड़ रहा है, तो ये चीज आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप किसी सरकारी बैंक में नौकरी करते हैं तो, ठीक है। सैलरी क्या होती है, ये सैलरी पैकेजेस हैं, ठीक है, ये ग्रेड के अकॉर्डिंग होती है। तो जो इनिशियल पीओ बनता है उसको स्केल 1 बोलते हैं, फिर आप स्केल 2 स्केल 3 ऐसे करते आपका प्रमोशन होता रहता है। तो अभी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलरी है वो 7.5 लाख से लेके 12,93,000 पर एनम, ठीक है। आईबीपीएस ऑफिसर की है 5 to 8.8 लाख पर एनम, जो आईबीपीएस से जो पीओ बनता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क की है 3.3 लाख शुरुआती सैलरी, और आईपीएस क्लर्क की है 2.8 लाख। ये थोड़ा पुराना डेटा है, 1 आध साल पहले का, अभी एक रिवीजन लग चुका है, तो करीब आप समझ लो कि मिनिमम 50,000 से लेके 1-2 लाख तक ये पैकेजेस बढ़ चुके हैं। मोटा मोटा व्हाट वी हैव सीन, क्लर्क को जो सैलरी मिलती है स्टार्ट में 30 to 35,000 इनिशियल, और ऑफिसर को 50 से 60,000 के बीच में इनिशियल सैलरी मिलती है जब वो जॉब शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हैं अलग अलग बैंक एग्जाम्स, ठीक है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ।
IBPS PO जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के बाकी के सरकारी जो बैंक है उनके ऑफिसर के लिए कराया जाता है, ठीक है। और IBPS क्लर्क आपका इन्हीं बैंक्स के क्लरिकल जॉब्स के लिए होता है। स्पेशल ऑफिसर मैं आपको बता चुका हूँ, RRB PO, RRB क्लर्क ये बता चुका हूँ। ऐसे ही ग्रामीण बैंक के स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PO, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव या स्पेशलिस्ट ऑफिसर का भी अलग से एग्जाम होता है। किसी को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करनी है तो उसके लिए RBI ग्रेड B नाम से एग्जाम होता है ऑफिसर ऑफ असिस्टेंट का। इसके अलावा बहुत सी गवर्नमेंट कंपनीज हैं जैसे कि सिडबी, सेबी जो शेयर मार्केट कंट्रोल करती है, ठीक है, या इसके अलावा जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, LIC हो गई, या जो और बाकी सरकारी जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, 4-5 सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं। इनकी नौकरियां भी काफी अच्छी होती है, सैलरीज भी काफी अच्छी होती है, प्रेशर बैंक से कम ही होता है काम का, और ये भी अपना एग्जाम कराते रहते हैं। इनका पैटर्न भी बैंक एग्जाम्स की तरह ही होता है, ठीक है। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में क्यों हमें इसको सेलेक्ट करना चाहिए, एक और रीजन है। अगर मैं बैंक की तैयारी करता हूं, अगर मैं इसको सिविल सर्विसेज या PCS या इवन स्टेट लेवल से भी कंपेयर करता हूं, ठीक है, तो ये जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो नीचे होता है, ठीक है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है, नीचे होता है। अगर इसको कैट से भी कंपेयर करूं, हमारा एक और सेशन कैट का भी होगा 8-10 दिन के बाद, तो उसमें हम लोग कैट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वो आप लोगों को दोबारा बता देंगे। जो भी आप में से इंटरेस्टेड होगा वो सेशन को भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बैंक एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल के बारे में। तो बैंक एग्जाम्स का जो डिफिकल्टी लेवल है, अगर मैं इसको सिविल सर्विसेज से कंपेयर करूं या MBA एंट्रेंस एग्जाम से कंपेयर करूं, तो बैंक एग्जाम्स क्या होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। ऐसा रिजल्ट जो सफलता के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। और एक बात और, एग्जाम निकालते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। क्लैरिकल में तो सिर्फ आपको प्री और मेंस देना है, इंटरव्यू नहीं होता, खाली रिटन एग्जाम निकाल के आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है। तो करियर ग्रोथ काफी अच्छी है, बैंक सभी एक्सपेंशन मोड में है। एक्सपेंशन मोड में मतलब ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। बीच में कई साल ऐसा हुआ था कि बैंक्स में जो रिक्रूटमेंट है वो रुक गई थी, लेकिन अभी पिछले 14-15 सालों से काफी रिक्रूटमेंट हो रही है। प्रमोशन पॉलिसीज काफी अच्छी है बैंक्स की। इसके अलावा सदा बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, तो वहां भी आप जॉब कर सकते हैं अगर किसी को सरकारी बैंक में नहीं मिलता है। सेम तरह कंपटीशन प्राइवेट बैंक्स के लिए भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा कई साल सरकारी नौकरी में, बैंक में नौकरी करने के बाद अगर किसी का मन नहीं होता है तो वो इस एक्सपीरियंस से प्राइवेट बैंक में बहुत अच्छे पैकेजेस में भी जा सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं IBPS में कई सारे बैंक होते हैं, 23 तो अब रहे ही क्योंकि बहुत बैंक्स का मर्जर हो चुका है, कई बैंक्स आपस में मिल चुके हैं, ठीक है। तो ये फिर से वही आ गया, ठीक है। IBPS PO में IBPS कौन से एग्जाम कराते हैं ये मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कशन कर चुका हूँ, तो इस स्लाइड को मैं स्किप कर रहा हूँ। आता क्या है इन एग्जाम्स में, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए इन एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस व्हिच आई हैव टू फेस इन बैंक एग्जाम्स। मुझे इन सेक्शंस को फेस करना पड़ेगा। क्या है ये सेक्शंस, ठीक है। ये सेक्शन है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स अप टू 10th स्टैंडर्ड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस और साथ में कंप्यूटर के कुछ सवाल। तो ये सब मुझे फेस करना पड़ता है, ठीक है। ये एज लिमिट है क्लर्क बनने के लिए, 20 से 28 साल है SBI क्लर्क में। IPS थोड़ा भी चेंज हो गया, 18 से 28 है, सॉरी 20 से 28 ही है। SBI PO 21 to 30 है, IBPS PO 20 to 30 है। तो बेसिकली आप कह सकते हो इंश्योरेंस एग्जाम्स किसी में 18 है, ठीक है, किसी में 20 है असिस्टेंट के लिए, ऑफिसर के लिए मिनिमम 21 से 28 है। तो बेसिकली ये ज्यादातर एग्जाम्स में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए।
अब बहुत से लोग, ये बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर पहले ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट होकर एग्जाम देना है तो हम इसकी तैयारी भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही शुरू करेंगे। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तैयारी में 1 से लेके 2 या बच्चों को 3-3 साल भी लग जाते हैं कई बार, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में निकालना बड़ा मुश्किल होता है। काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, पुराने बच्चे कई सालों से दे रहे होते हैं, ठीक है। और प्री अलग तरीके का है, मेंस अलग तरीके का है, फिर इंटरव्यू भी फेस करना है, तो कई सारा प्रेशर होता है बच्चों के सामने, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्रिपरेशन में समय लगता है। तो आइडियली जब भी आप ग्रेजुएशन में एंट्री ले लेते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर से शुरू करें चाहे सेकंड ईयर से करें, आपको इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी क्लैरिकल वाले एग्जाम है उनमें जो पैटर्न होता है वो होता है प्री और मेंस, और जो ऑफिसर वाले एग्जाम है उनमें प्री और मेंस के बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ता है इन एग्जाम्स, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ का पैटर्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। क्या है ये पैटर्न? 1 घंटे का पेपर होगा, 20-20 मिनट हर सेक्शन को दोगे आप। 35 क्वेश्चन क्वांट्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के और 30 इंग्लिश के। तो प्री में आपकी बिल्कुल भी जीके नहीं आती किसी भी बैंक एग्जाम में, तो प्री में हमें इन 3 सब्जेक्ट्स में फोकस करना है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में दिखाया था कि प्री और मेंस के बीच में ज्यादातर 1 ही महीने का अंतर होता है, तो आपको मेंस की तैयारी भी प्री के साथ साथ ही करनी पड़ती है, ठीक है। मेंस के लिए जीके पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और जो आरआरबी है, जो ग्रामीण बैंक का, चाहे ऑफिसर का प्री हो चाहे क्लरिकल का प्री हो, इसमें पेपर ओनली 45 मिनट्स का होता है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वांट्स 40 रीजनिंग, तो ये सिर्फ 2 चीजें पूछते हैं। और इसके मेंस में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है। तो इसमें एक चीज ये है कि ऐसे बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं जिनको थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये एग्जाम बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं है, सिर्फ हिंदी पढ़नी, काफी इजी हिंदी आती है इसमें। तो ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है 2 साल पहले की, ठीक है, आपको आइडिया देने के लिए। एसबीआई पीओ की जो कट ऑफ गई थी, 100 में से 56.75 मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और आईबीपीएस पीओ वाले सेक्शनल कट ऑफ भी रखते हैं, ठीक है, मतलब आपको हर सेक्शन की कट ऑफ भी निकालनी पड़ती है। तो इनकी भी ओवरऑल कट ऑफ उतनी ही गई थी, 56.75, ठीक है। और ये मेंस का पैटर्न है, ठीक है। दिस इज द पैटर्न ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में क्या होगा? मेंस का जो एग्जाम है, ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चंस आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन 35 आएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे और 40 जनरल अवेयरनेस के होंगे। टोटल 155 क्वेश्चन एंड मार्क्स आर 200, ठीक है। ये सिमिलर पैटर्न है दोनों का, एसबीआई पीओ का मेंस भी यही पैटर्न है, आईबीपीएस पीओ का मेंस भी यही पैटर्न है। इसके अलावा इसमें आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है, 2 सवाल आते हैं, लेटर राइटिंग और ऐसे के, जिसके एसबीआई में 50 मार्क्स है और आईबीपीएस में 25 मार्क्स है। समय मिलता है आपको हाफ एन आवर। तो यहाँ पे हर सेक्शन के लिए समय डिसाइडेड है। आपको रीजनिंग 60 मिनट करनी है, डीआई 45 मिनट्स करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट्स करनी है, जनरल अवेयरनेस 35 मिनट्स करनी है, ठीक है। और ऐसे के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। और ये क्लैरिकल का पैटर्न है। क्लैरिकल का एग्जाम 160 मिनट्स का होता है, इसमें ऐसे नहीं लिखना होता। इसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर का एक सेक्शन होगा, 50 क्वेश्चंस का, आपको 1 घंटा मिलेगा। 50 क्वेश्चंस क्वांट्स के होंगे, 40 इंग्लिश के होंगे 40 मिनट्स में, और जीके के 50 क्वेश्चन 35 मिनट्स में, ठीक है। और 160 मिनट का ये टोटल पेपर होगा। सॉरी, टाइमिंग का थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया। टाइमिंग रीजनिंग और क्वांट्स के लिए 45 मिनट्स ईच है, इंग्लिश के लिए 35 मिनट्स।
ओके, बात करते हैं। अभी हमने बात करी मेंस के एग्जाम पैटर्न की, दोनों ही, पीओ का भी और क्लैरिकल का, बैंक से, ठीक है। ओके, आरआरबी का मेंस 40 क्वेश्चन ईच, 5 सेक्शन, 2 घंटे का समय। रीजनिंग एक सेक्शन रहेगा, क्वांट्स एक सेक्शन रहेगा, जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन रहेगा। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज के 40 क्वेश्चंस करने होंगे और कंप्यूटर नॉलेज के भी 40 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। तो ये एसबीआई पीओ की कट ऑफ है 93.01 आउट ऑफ 250 मार्क्स जनरल कैटेगरी। ओबीसी में 86, एससी में 77, एसटी में 75, ठीक है। और ये आईपीएस की कट ऑफ है 74.5 जनरल, बाकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ओबीसी 68, एससी 56, एसटी 35.75। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर डे हम कितने घंटे पढ़ाई करें बैंक एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो जो शुरू कर रहे हैं तैयारी, तो उन्हें एवरी वीक 20 to 25 आवर्स पढ़ना चाहिए। मीन्स डेली 3 से लेकर 4 घंटा उन्हें प्रिपरेशन को देना पड़ेगा, ठीक है। और जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, एक बार जो रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि लोग पहली बार में कम निकलते हैं, कई बार वो दोबारा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो दे हैव टू गिव 12 to 15 आवर्स एवरी वीक, ठीक है। इतनी प्रिपरेशन आपको हर वीक करनी है, इतने घंटे आपको हर हफ्ते पढ़ना है। और इसकी तैयारी आपको लॉन्ग टाइम तक करनी होती है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम योर कॉलेज एग्जाम, कि जहां आप एग्जाम से एक ही महीना पहले पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, इसमें स्किल्स इंप्रूव करने में समय लगता है, ठीक है। कोई भी कंसेप्ट को सीखने में समय लगता है, ठीक है। तो बैंक का मंत्रा क्या है, ठीक है। तो ये है बैंक का मंत्रा। बेसिक्स, बी फॉर बेसिक्स। बेसिक का मतलब हर टॉपिक के कंसेप्ट और फॉर्मूला वो आपको रिवाइज करने होते हैं, सीखने होते हैं। फिर ए फॉर है एप्लीकेशन। जब एक बार आप कंसेप्ट सीख लेते हो, तो फिर आपको उन कंसेप्ट के ऊपर, उन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना होता है, ताकि आप बेसिक्स का और कंसेप्ट का एप्लीकेशन समझ सको। फिर एन, एन फॉर नर्चर। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देने होते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो आप, और बहुत धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को इंप्रूव करते हो। हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, जिसको हम टेस्ट जिम बोलते हैं, ठीक है। और फिर के फॉर किक, मींस लास्ट में आप मॉक्स लिखना शुरू करते हो, जिससे कि अपने प्रिपरेशन को आप किक स्टार्ट कर सको, ताकि आप पूरे एग्जाम को ओवरऑल समझ पाओ। ये है बैंक हमारे अकॉर्डिंग बेसिक्स, एप्लीकेशन, नर्चर, किक। पहले कंसेप्ट सीखोगे, फिर उन्हें अप्लाई करोगे, सवाल करोगे, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, और फिर लास्ट में मॉक्स करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। A sum of rupee 91,000 is borrowed at 20% per annum, compounded annually. If the amount is to be paid in 2 years, the amount will be, ठीक है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जिसका आपको डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूले से ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला ये है, ये कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, जहाँ पे टी का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। और अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करता हूं। तो ये अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से जाता हूं, तो कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरा तरीका है, ठीक है। इसमें हम ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं 20%, ठीक है।
तो 20% ऑफ 91,000 आ गया, 18,200, ये दोनों में सेम होगा। सेकंड ईयर ये 20% ऑफ 18,200 तो आएगा ही आएगा, सॉरी 91,000 तो आएगा ही आएगा, विच विल कम टू 18,200 प्लस जो मैंने पहले साल इंटरेस्ट कमाया, मुझे उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरीके से हम 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं और अमाउंट हम प्रिंसिपल में जोड़ के निकाल देते हैं। ये क्वेश्चन था। अब ये जिनको टॉपिक नहीं आता उसके लिए बहुत समझाना पड़ेगा, जिनको आता है तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये करियर लॉन्चर के क्लासरूम प्रोग्राम की डिटेल है, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक और एसएससी वगैरह की कोचिंग के लिए, तो आप में से किसी का भी अगर इंटरेस्ट होता है तो वो बाद में हमसे डिस्कशन कर सकता है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जाम एसएससी के बारे में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को शॉर्ट में एसएससी कहते हैं, हिंदी में इसे कर्मचारी चयन आयोग कहा जाता है। ये भारत सरकार की एक संस्था है जो अलग अलग पोस्ट के लिए स्टाफ का रिक्रूटमेंट करती है, और कहाँ, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में और भारत सरकार के डिपार्टमेंट में और भारत सरकार के सबऑर्डिनेट ऑफिस, जिन्हें ग्रुप बी और ग्रुप सी कहा जाता है। ग्रुप ए हो गया आपका आईएएस वाली जो जॉब्स होती है, उसके जस्ट नीचे की जॉब्स को एसएससी के थ्रू ही फुलफिल किया जाता है। तो एसएससी मेनली 3 प्रोमिनेंट एग्जाम करवाता है। एक है एसएससी सीजीएल, दूसरा है एसएससी सीएचएसएल और तीसरा है एसएससी सीपीओ। ठीक है, तो जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन है ये होता है जो ऑफिसर वैकेंसीज है उनके लिए, और जो एसएससी सीएचएसएल है ये होता है जो 12th के बाद जो मतलब 12th के बाद बच्चा इसको दे सकता है, जो क्लैरिकल या असिस्टेंट वैकेंसीज है। सीपीओ जो हमारी पैरा मिलिट्री फोर्सेज है, जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, बीएसएफ, एसएसबी, इसमें जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है उसके लिए होती है। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की। इसमें 3 फेजेस होती हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3। टीयर 1 यहाँ हम प्री और मेंस इसलिए नहीं बोलते क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स आपके आगे कैरी ओवर होते हैं। ठीक है, तो टीयर 1 में कट ऑफ आएगी मिनिमम, उससे ऊपर सब लोगों को बुला लिया जाएगा टीयर 2 के लिए, लेकिन बाद में ये मार्क्स भी जुड़ेंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स होंगे उन्हें फायदा होगा। टीयर 2 मेन होता है। टीयर 3 में अब ये इंटरव्यूज उन्होंने कराना बहुत साल पहले बंद कर दिया, 6-7 साल हो गए। अब ये एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या स्किल टेस्ट करवाते हैं। अब इसमें 2 तरीके की नौकरी होती है सीजीएल में, एक डेस्क जॉब और एक फील्ड जॉब। डेस्क जॉब मींस जिसमें आपको बैठना है, आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, तो ये इसके द्वारा मिलने वाली डेस्क जॉब है। जैसे असिस्टेंट इन सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय में जो असिस्टेंट होता है, बाकी के जो सरकार के डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज है उनमें जो असिस्टेंट होता है, सीएजी जो ऑडिट करता है सरकार का उसमें ऑडिटर, सीजीडीए में ऑडिटर, सीजी और बाकी जगह ऑडिटर, इसके अलावा अकाउंटेंट या जूनियर अकाउंटेंट सीएजी में। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क भी इसी के थ्रू बनते हैं। फील्ड जॉब कौन सी होती है, तो 2 तरह की होती है, टैक्स वाली, एक नॉन टैक्स वाली। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, अभी एक्साइज के बदले अब आपका जैसे जीएसटी वाला है तो जीएसटी वाला भी इसी में आ गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी एंड सीबीईसी। इसके अलावा नॉन टैक्स, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है सीबीसी, जो ये भ्रष्टाचार पे नजर रखता है, असिस्टेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, ठीक है, रेलवे में असिस्टेंट, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर में जो ये विदेश मंत्रालय है, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में असिस्टेंट, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है हमारा पोस्ट ऑफिस वाला, डिविजनल अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, सब इंस्पेक्टर एनआईए, कंपाइलर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स आपको थ्रू एसएससी मिलती हैं। ठीक है, ये सारी जॉब्स आपको, तो आप समझ लीजिए एसएससी बहुत बड़ा एक दायरा जो है वो कवर करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जॉब्स को कवर करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है। ठीक है,
अब थोड़ा देख लेते हैं कि डेस्क जॉब के फायदे या नुकसान क्या है। डेस्क जॉब में कोई भी फिजिकल स्टैंडर्ड नहीं होता कि हाइट इतनी होनी चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। काम करने के घंटे फिक्स होते हैं कुछ केसेस को छोड़ के, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। तो अगर आपका एम किसी और एग्जाम की तैयारी करने का, जैसे आगे अच्छे कॉलेज से एमबीए करना है या यूपीएससी करना है, ठीक है, तो ये सही तरीके की नौकरी है, क्योंकि ये आपको सिटी पोस्टिंग देती है। जनरली एसएससी के द्वारा जो नौकरी मिलती है वो दिल्ली में या किसी जैसे देहरादून में वगैरह में आपको मिलेंगी। पीस ऑफ माइंड रहता है, कोई प्रेशर नहीं होता, ट्रांसफर नहीं होते। एमईए सिर्फ जो विदेश मंत्रालय के असिस्टेंट सिर्फ उनके होते हैं। कंफर्टेबल होता है फैमिली और सोशल लाइफ के लिए। यूनिफॉर्म भी नहीं होती, वेपन्स नहीं होती। लेकिन अगर आपको एडवेंचर की तलाश है तो वो इस जॉब में आपको नहीं मिलेगा। फील्ड जॉब में फिजिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि सीपीआई इंस्पेक्टर है सब जो था, ठीक है। इसमें ट्रैवलिंग, रेड्स मारना, इंस्पेक्शन करना, सर्विलेंस करना, ये सब इंक्लूड होता है। कई बार आपको नॉन ऑफिस आवर्स में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। सोशल स्टेटस जो है वो फील्ड जॉब का ज्यादा होता है। अगर आपको अपने घर वालों को, दोस्तों को, रिलेटिव्स को, किसी को भी इम्प्रेस करना है। जॉब में स्ट्रेस होता है, इन्फॉर्मेंट से डील करना होता है, पावर ब्रोकर से डील करना होता है, ट्रांसफर होता है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ की जॉब उतनी अच्छी नहीं होती। यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, एडवेंचर तो होता है लेकिन डेंजरस टाइप नहीं होता। ऐसा डेथ वाला मामला इसमें नहीं होता। जनरली पुलिस वाले तो गोली वोली चलने वाला काम नहीं होता है, ठीक है। तो भाई ये है सैलरी जो एसएससी सीजीएल में सैलरी मिलती है। तो आप देख सकते हो सैलरी की रेंज 51,000 टू 55,000 इनिशियल सैलरी है, ठीक है। वो 42 भी है किसी में, ठीक है, और मिनिमम 31,000। तो ये सैलरीज है, पर ये वक्त के साथ साथ आपको मिलता रहता है। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल की अगर हम बात करते हैं, एसएससी सीएचएसएल में लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और पोस्टल असिस्टेंट के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए रिक्रूटमेंट होता है। एसएससी सीपीओ में जो रिक्रूटमेंट होता है वो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इनके लिए होता है। बेनिफिट्स वही है जो बैंक में थे। बैंक के मुकाबले ये जॉब सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है, और सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरा, सिक्योरिटी ज्यादा है और स्टेटस ज्यादा है इन जॉब का। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल में जो पैटर्न है, टीयर 1 में 4 सेक्शन होंगे, क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। हर किसी के 25 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। टीयर 2 में सिर्फ 2 पेपर होते हैं, 100 क्वेश्चन क्वांट्स के, 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के, और फिर 100 मार्क्स का जो मैंने आपसे बोला था स्किल टेस्ट होता है। तो टोटल ये हो गया आपका 400, 600, 700 मार्क्स का। सीएचएसएल में सिर्फ टीयर 1 होता है और उसके बाद टीयर 2 वही होता है स्किल टेस्ट, उसमें टीयर 3 होता है। तो इसका टीयर 1 और सीजीएल का टीयर 1 एक सा ही होता है। मानसी, बेनिफिशियल किस टर्म में पूछ रहे हैं आप? देखो, सीएचएसएल का एग्जाम देके आप बनोगे असिस्टेंट और सीजीएल का एग्जाम देके आप बनोगे ऑफिसर। तो ऑब्वियसली बात है कि सीजीएल की जॉब हायर है सीएचएसएल के मुकाबले, इसीलिए कॉम्पिटेटिव भी ज्यादा है, ठीक है। लेकिन सीएचएसएल आप सिर्फ 12th के बेस पे दे सकते हो। जैसे अगर अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आप 18 साल से ऊपर हो तो आप सीएचएसएल का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन सीजीएल देने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, या फाइनल ईयर के लास्ट टाइम में जब आप आते हो उस समय आप दे सकते हो, ठीक है। सीपीओ अगर देना, अच्छा, तो सीएचएसएल का टीयर 1 और सीजीएल का टीयर 1 पैटर्न एक है। और एक बहुत मजेदार बात यह है कि इन सभी एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा होता है, ठीक है ना। सबका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक जैसा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएल के लिए अलग तरह के सवाल करने हैं, सीएचएसएल के लिए अलग करने हैं, सीपीओ के लिए अलग करना है। आप एक ही प्रिपरेशन से ये सारे एग्जाम दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाला है, हो सकता है इस साल के एंड से, प्रपोज या अगले साल से, बैंक और एसएससी इन सब का जो प्री वाला एग्जाम होता है वो एक ही राय करेगा, अलग अलग नहीं होगा। रेलवे, आपने सुना भी होगा कॉमन टेस्ट गवर्नमेंट करवाने वाली है, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। 2-3 में से तो गवर्नमेंट कोरोना में बिजी है, तो हो सकता है इस साल ना हो, नेक्स्ट ईयर से हो।
ठीक है, तो ये एक पैटर्न भी पर अभी जो पैटर्न है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं। तो सीपीओ 50 मार्क्स, 50 के 4 सेक्शन, वही सेम क्वांट, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग, और पेपर 200। इसके अलावा सीपीओ में फिजिकल टेस्ट दौड़ वौड़ भी होती है, क्योंकि वो उसके लिए है, फील्ड जॉब के लिए है। ये आपका सिलेबस है अर्थमेटिक, ये सेम बैंकिंग में भी आता है। तो अगर आप एसएससी और बैंकिंग की तैयारी साथ में कर रहे हैं तो ये दोनों जगह के लिए हो गया। एडवांस में मेंसुरेशन बैंक में आता है, बाकी सब आपको अलग से पढ़ना पड़ता है एसएससी के लिए, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस अलजेब्रा। डेटा इंटरप्रिटेशन कॉमन हो गया बैंक और एसएससी के बीच में। इनफैक्ट बैंक में ज्यादा टफ आता है डीआई एसएससी के मुकाबले, मेंस में डीआई के बहुत सवाल पूछते हैं बैंक में। These are the topics of logical reasoning for SSC: analogy, alphabet series, cubes and dices, number series, Venn diagram, directions, metric based, missing number, ranking arrangement, mathematics based, dictionary order, meaningful order, word creation, statement conclusion. These are the topics for reasoning in SSC. और ये इंग्लिश का सिलेबस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms and phrases। तो बेसिकली 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं इंग्लिश में, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा ग्रामर। तो इन 3 चीजों को पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो दिस इज द इंग्लिश सिलेबस फॉर एसएससी। अगेन जैसे हमारा बैंक का प्रोग्राम है वैसे ही हमारा एसएससी का भी प्रोग्राम है। राइट नाउ वी आर ऑफरिंग इन ऑनलाइन मोड। जैसे ही खुलने की परमिशन आएगी हम ऑफलाइन में भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन है हमारे पास। ठीक है, तो सीजीएल की तैयारी कैसे करेंगे इसके लिए भी हमने बनाया हुआ है सेम कंसेप्ट। जैसे कि बैंकिंग के लिए कंसेप्ट पे काम करना है, कंसेप्ट बेसिक और फॉर्मूले पे हर टॉपिक का रिवाइज करना है और उनकी फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, ताकि एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स एंड कंसेप्ट आप समझ पाए। जी फॉर ग्रूम, वैसे वहां हम टॉपिक वाइज टेस्ट देने को बोलते हैं, वैसे यहाँ भी बच्चों को हम टॉपिक वाइज टेस्ट देने को बोलते हैं। और लास्ट में एल फॉर लीप, ये तो छलांग। मॉक टेस्ट देने पड़ते हैं लास्ट में, जो एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, जिसको देख करके फिर आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो ये हमारा सीजीएल का फुल फॉर्म हो गया हमारे अकॉर्डिंग, कंसेप्ट, ग्रूम एंड लीप। ठीक है, ओके। सो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, आप उससे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट, निम्रा फातिमा जी, हम अपना खुद का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। करियर लॉन्चर का अपना स्पेसिफिक मटेरियल होता है। ये अगर मैं इस साइट पे जाऊं वापस, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइट पे आप देखो, हमने लिखा हुआ है कि ये देखो 2 पैकेट्स ऑफ बुक्स हैविंग कवरिंग ऑल टॉपिक्स। तो हम सारे सब्जेक्ट की बुक्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारा खुद का पब्लिकेशन होती है। हम पुराने पेपर्स की बुक्स भी देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल देते हैं, जीके के लिए, मॉक्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से। प्रियंका, टफ अगर आप पैटर्न के हिसाब से बोलें तो एवरेज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत इजी भी नहीं होता है। 9th-10th वाली मैथ्स है, लेकिन थोड़ा बहुत अलजेब्रा वगैरह भी करनी होती है। लेकिन मेन टफनेस एग्जाम के वजह से नहीं है, कंपटीशन के वजह से है। काफी सारे बच्चे, मोर देन आई थिंक अगर एसएससी के सारे एग्जाम जोड़ोगे तो 1 करोड़ तक बच्चे हो जाते हैं टोटल, 1 करोड़ एवरी ईयर। तो आई थिंक 30 लाख 40 लाख बच्चे एसएससी के एग्जाम को भर देते। तो कंपटीशन क्रैक करने में मेहनत लगती है। तो ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में क्रेज कैसा है, एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो। जैसे अभी यूके ट्रिपल एस सी एक संस्था है जो एग्जाम कराती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप सी की वैकेंसीज आई थी। ठीक है, अलग अलग, हाँ निम्रा, मैं आपको नंबर में मैसेज कर रहा हूँ। ये लास्ट वाली स्लाइड देखिए आप, इसमें मैं, ये मेरा नंबर है, इस नंबर से आप व्हाट्सएप से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। दिस इज माय नंबर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे डिफिकल्टी लेवल की। तो डिफिकल्ट तो इंडिया में हर कोई एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम खासकर। उत्तराखंड की मैं बात कर रहा था। उत्तराखंड का जो पैटर्न होता है उत्तराखंड एग्जाम्स का, उसमें आपकी इंग्लिश नहीं आती, उसमें आपकी इंग्लिश नहीं आती।
और हिंदी आती है, और उत्तराखंड की जीके आपको पढ़नी पड़ती है। दूसरा, उत्तराखंड के एग्जाम रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते, कभी 1 साल तक नहीं होंगे, कभी लगातार हो जाएंगे। कनिष्का पूछ रही है कि अब पीओ और क्लर्क, हाँ आप दोनों एग्जाम दे सकते हो, पीओ भी और क्लर्क भी, आप सारे के सारे एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि सबकी एग्जाम की डेट्स अलग अलग होती है। करंट अफेयर 6 से 9 महीना, जनरली 6 महीना बोलते हैं, पिछले 6 महीने की, लेकिन कभी कभी 1 साल तक के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बट ज्यादा फोकस हम 6 महीने के ऊपर करते हैं। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल किसी ने पूछना है तो चैट बॉक्स पे टाइप कर सकता है। अमन जी, हम किसी भी इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करते हैं, पर अगर आप हमारे बारे में पता करेंगे तो हम हल्द्वानी और रुद्रपुर में ओल्डेस्ट हैं, 2008 से सेंटर्स चल रहा है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे वहां से होते हैं। ठीक है, वो आप ठीक है, हमारे रिजल्ट्स के लिए आप अलग से हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हम शेयर कर लेंगे आपसे। ठीक है, हर साल 40 to 50 स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट बैंक एग्जाम्स में निकलते हैं, तो हमारा इंस्टीट्यूशन काफी वेल रेपुटेड है, आप हमारे रिव्यूज पढ़ सकते हो, हमारे पास स्टूडेंट से बात कर सकते हो। हम 2012-13 साल से, वैसे तो करियोलॉजी खुद बहुत पुराना है, 94 स्टैब्लिश्ड है, पर हल्द्वानी और रुद्रपुर में हम 2008 से हैं। ठीक है, एसएससी का फॉर्म कब फिल होंगे बेटा? अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, पैंडेमिक के बाद कुछ नोटिफिकेशन आ सकते हैं एसएससी के, बैंकिंग के भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे जून जुलाई में। ठीक है, बैंकिंग आने वाले हैं जून जुलाई। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? बेटा जो पोस्टपोन हो गए थे वो ठीक होते हैं तो तुरंत हो जाएंगे, सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है, धीरे धीरे सारे एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे, क्योंकि अभी इस महीने थोड़ा देर तक गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है। ओके सर, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम द सिलेबस, देखो बेटा बैंक के तो पैटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर है, और अगर मैं बैंक और एसएससी को कंपेयर करता हूँ तो 70 to 80% सिलेबस मोस्टली सेम है। ठीक है, आप हमें इंडिविजुअली कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, हमने नंबर दिया हुआ है, तो ये नंबर जो आपकी साइट पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बता देंगे आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो हमारा इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो अवंतिका के सवाल, अवंतिका रावत जी के मैं क्वेश्चन का आंसर दे रहा था। अवंतिका जी देखिए, ऐसा है कि 70 to 80% सिलेबस सभी एग्जाम्स का सेम होता है। करंट अफेयर सभी जगह आती है, बैंक में जो मैथ्स आती है वो सभी जगह आती है, डीआई सभी जगह आती है, रीजनिंग में कुछ टॉपिक एसएससी में अलग होते हैं, कुछ बैंक में अलग होते हैं, but this is right, 70 to 80% syllabus is same. Okay, so any other question? तो मैंने अपना नंबर आप लोगों से शेयर कर दिया है। यस, यूपीएससी के लिए हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी के लिए हम लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, बैंक एसएससी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। राइट टाइम टू ज्वाइन कोचिंग, जिस दिन आपको लग गया कि मुझे एग्जाम की तैयारी शुरू करनी है, बस वही राइट टाइम है। ठीक है, अगर आप डिले करेंगे तो उतना नुकसान होगा, क्योंकि जितनी लंबी प्रिपरेशन होगी उतना कंसेप्ट बिल्डिंग आपकी ज्यादा होगी। मैंने आपको बताया, कई सारे सिलेक्शन 3-3 साल बाद जाके होते हैं, वो भी उन्हीं बच्चों के जो सिंसियर होते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो राइट टाइम, अमन आपके लिए बिल्कुल सही समय है।
ठीक है, आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए। यस, अब थर्ड ईयर में जाने वाले हैं, बिल्कुल सही समय है, क्योंकि 1 साल के बाद आप एग्जाम देंगे। देखो कोचिंग में कोई भी, अगर आपको कोचिंग करनी है तो उसमें कोई भी एडमिशन का क्राइटेरिया नहीं होता, कि कोचिंग तो खाली पढ़ाने वाला काम होता है। एग्जाम देने में क्राइटेरिया होता है। तो जनरली एग्जाम्स में ग्रेजुएशन मांगी जाती है, कि ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर ली हो एक बार, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल जो अप्रैल मई में नोटिफिकेशन आते हैं, तो उस वक्त जो फाइनल ईयर में पढ़ रहे होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि रिजल्ट आते आते 4-5 महीने लग जाते हैं। तो लास्ट सेम से आपके एग्जाम देने के एलिजिबल आप हो जाते हो। और एसएससी सीएचएसएल के लिए तो अब अभी एलिजिबल हो, 12th मांगते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके ओके, तो मैंने आप लोगों को अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर कर दिया है। आप ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट होता है एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। चाहे आप हमारे में ज्वाइन करें या ना करें, हम हमेशा स्टूडेंट्स की हेल्प करने को तैयार रहते हैं। ठीक है, और हमसे हमेशा आप ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई एम वेरी होपफुल कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आपको नॉलेज मिली होगी। ठीक है, तो फिर मैं सेशन को एंड करने जा रहा हूँ।